स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हमारे चैप्टर 2 सिविक्स का, जो कि था फेडरलिज्म। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्या क्या की फीचर्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं फेडरलिज्म के, और फेडरलिज्म यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। बेल्जियम की अकोमोडेशन पॉलिसी देखी थी, श्रीलंका का अभी भी यूनिटरी सिस्टम को फॉलो करना देखा था। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब इस वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया एक तरह से कि ऐसा क्या है कि हमारी कंट्री जो है उसे हम क्या बोलेंगे, फेडरल कंट्री बोलेंगे। तो इसको क्या है, कुछ पॉइंट्स के साथ आपको प्रूफ करना है कि ठीक है, हाँ ये सब चीज़ें हैं, इसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, इंडिया को फेडरल कंट्री प्रूफ कर सकते हैं। जैसे हमने की फीचर्स पढ़े थे कि 2 टियर सिस्टम हो सकता है, 2 से ज़्यादा हो सकता है, सबके जो एरियाज ऑफ जुरिस्डिक्शन है वो पहले से स्पेसिफाइड हैं, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई है। उसके बाद अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको सेटल करने के लिए क्या है, कोर्ट्स हैं। उसके बाद सारे जो स्टेट्स हैं, जो हमने होल्डिंग टुगेदर वाला जो फेडरेशन पढ़ा था, जो इंडिया फॉलो करता है, उसमें क्या था कि सारे स्टेट्स जो हैं वो एक जैसे पावर एंजॉय नहीं करते हैं। कुछ स्टेट्स को हमने स्पेशल पावर्स दिए हैं, कुछ स्टेट्स को हमने उतने पावर्स नहीं दिए हैं। तो सेम जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारी कंट्री में भी अप्लाई होते हैं। उस बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, हमारी जो कंट्री है वो क्या है, एक फेडरल कंट्री है। अब पहला क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कहीं भी कि इंडिया जो है वो एक फेडरेशन है। ये मेंशन है कि यूनियन है स्टेट्स का, क्योंकि हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग स्टेट्स हैं, और वो सारे जब स्टेट्स यूनाइट हो जाते हैं तो हमारी कंट्री क्या हो जाती है, अपने आप ही रिप्रेजेंट हो जाती है। तो इस तरह हमारी कंट्री क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। फेडरेशन टर्म कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन हमारे इंडियन सिस्टम में, हमारे इंडियन पॉलिटिक्स वाला जो एक एरिया है, उसमें जो प्रिंसिपल्स फॉलो किए गए हैं वो सारे के सारे फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, हमारी कंट्री भी क्या है, एक फेडरल कंट्री है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन। द इंडियन यूनियन स्टेट्स हैव प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी फेडरेशन वर्ड का मेंशन नहीं है, लेकिन जो प्रिंसिपल्स हमारे यहाँ चल रहे हैं वो प्रिंसिपल्स फेडरलिज्म के ही प्रिंसिपल्स हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डैट वी कैन से डैट इंडिया क्या है, एक फेडरल कंट्री है। ठीक है, अब सेकेंड की फीचर हमने पढ़ा था कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो सकते हैं। अब हम लोग इंडिया का केस देखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड 2 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है कि हाँ, 2 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होंगे, जो कि मैच कर रहा है पहले की फीचर से कि इट यूजुअली हैज़ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। The union government, or what we call the central government, representing the union of India and the state governments। ठीक है, पहला है हमारा यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, जिसमें सारे इंडिया का जो यूनियन है वो रिप्रेजेंट हो जाता है। और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट्स, जो अपने पर्टिकुलर स्टेट्स में क्या करते हैं, रूल करते हैं। तो यहाँ पे भी डिवीजन हो गया है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। Later, a third tier of federalism was added in the form of पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है, 2 अभी थे, तीसरा एक और ऐड हो गया था बाद में, जो कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के फॉर्म में हम लोग देखेंगे। तो जो फर्स्ट की फीचर है वो मैच हो गया है, तो इसके बेस पे हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, इंडिया क्या है, फेडरल कंट्री है। ये सिर्फ एक पॉइंट है, अभी आगे हम लोग देखेंगे कि और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैच करते हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के। ये फर्स्ट की फीचर था। सेकंड है, regarding jurisdiction, the constitution provided a threefold distribution of powers between the union government and the state government। हमने एक ये भी पढ़ा था कि फीचर कि जो jurisdiction है वो सबका क्या होता है, पहले से प्री स्पेसिफाइड होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में सबके जो एरियाज़ हैं कि किस किस एरियाज़ में कौन कौन रूल करेगा, वो ऑलरेडी क्या है, स्पेसिफाई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जुरिस्डिक्शन जो है, जो पावर्स हैं वो पूरी तरह से स्पेसिफाइड हैं कि हाँ, ये पावर जो है इनके पास होगी, ये पावर जो है इनके पास होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स 3 फोल्ड है। अब 3 फोल्ड का मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट सिर्फ 2 ही हैं, सेंट्रल और स्टेट, इन्हीं के बीच में डिवीजन हुआ है, लेकिन वो 3 फोल्ड हुआ है। 3 फोल्ड इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे 3 लिस्ट है। ठीक है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इन लिस्ट में क्या किया है, पावर्स को डिवाइड कर दिया, इसलिए इसको क्या बोला है, 3 फोल्ड बोला है। तो इससे कन्फ्यूज मत होना, 3 फोल्ड मतलब इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा है। लेवल ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे 2 ही हैं, सेंट्रल और स्टेट, लेकिन उनके बीच में भी जो पावर्स को लिस्ट में हमने डिवाइड कर दिया 3 लिस्ट में, उसी को हमने बोला है 3 फोल्ड
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो ये सेकेंड फीचर भी क्या है, मैच कर रहा है। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है और कॉन्करेंट लिस्ट क्या है। तो पहले हम लोग देखेंगे यूनियन लिस्ट। इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी। हमने की फीचर फेडरलिज्म में पढ़ा था कि जो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट होंगे वो सारे के सारे किसके पास होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगे। अब यहाँ पे भी जो सेंट्रल जो पूरी कंट्री के जो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट हैं वो किसके अंडर में आए हैं, यूनियन लिस्ट में आए हैं। ठीक है, यूनियन मतलब कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे भी जो जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं वो सबके सब किस में आएंगे, यूनियन लिस्ट में आएंगे। अब कौन कौन से सब्जेक्ट है, एमसीक्यू में आ सकता है, मेंशन द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, जैसे डिफेंस हो गया, डिफेंस पूरी कंट्री के लिए है, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये पूरे नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं। तो इन पे जो सब इनका जो इंक्लूजन है वो हमने किस में डाल दिया है, यूनियन लिस्ट में डाल दिया है। सेकेंड, दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। हमने इसको यूनियन लिस्ट में इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इसके लिए मतलब इन मैटर्स पे, क्योंकि ये नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं तो इस पर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए। यूनिफॉर्म पॉलिसी मतलब जो एक जगह फॉलो होगा वही सब जगह फॉलो होगा। तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया है, यूनियन लिस्ट में डाल दिया है कि हाँ एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी ताकि वो हर जगह क्या होगी, फॉलो होगी। तो कोई भी कन्फ्यूजन या मिस कैलकुलेशन नहीं होगा, सब जगह एक यूनिफॉर्मिटी फॉलो होगी, उसके बेस पे कोई भी डिस्प्यूट नहीं होगा। तो ये था, द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। अब क्योंकि ये यूनियन लिस्ट के एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में आ रहा है तो इसमें जितने भी लॉज बनेंगे उन लॉज को बनाने का पूरा राइट किसका है, यूनियन लिस्ट का है, क्योंकि ये लोग किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। सबके अपने अपने एरियाज़ डिवाइड हो चुके हैं, अब सबके अपने अपने तरीके हैं जिस तरीके से आपको अपना एरिया संभालना है। तो यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट स्पेसिफाई हैं उनमें यूनियन लिस्ट अकेले लॉज बना सकता है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है किसी को पूछने की। ही अलोन इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेक द लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स। तो ये था यूनियन लिस्ट। अब नेक्स्ट क्या है, स्टेट लिस्ट। इट कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पॉर्टेंस। अब ये तो था कंट्री के इम्पॉर्टेंस का। अब स्टेट में भी डे टू डे अफेयर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मैनेज करती पड़ती हैं, लोकल लेवल पे देखनी पड़ती हैं। तो उनके जो भी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो हम डाल देंगे स्टेट लिस्ट में। ठीक है, इट कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। पुलिस हर जगह की क्या होती है, अपनी अपनी होती है। ट्रेड आप स्टेट में इंटर स्टेट करते हो तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं जो लोकल आपके स्टेट लेवल के हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हम किस में डाल देंगे, स्टेट लिस्ट में डाल देंगे। द स्टेट गवर्नमेंट कैन अलोन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है उस पर लॉज बनाने का राइट किसको मिलेगा, स्टेट लिस्ट को मिलेगा। जैसे यूनियन लिस्ट में जितने सब्जेक्ट स्पेसिफाई थे उस पर राइट बनाने का राइट, उस पर लॉज बनाने का राइट यूनियन लिस्ट का था। ठीक उसी तरह से स्टेट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट्स स्पेसिफाई हैं उस पर लॉ बनाने का राइट किसका होगा, स्टेट लिस्ट का होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो कॉमनली दोनों के लिए इंपॉर्टेंस है, कंट्री के लेवल पे भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट के लेवल पे भी इंपॉर्टेंस है। जैसे एजुकेशन, एजुकेशन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी एनईपी पॉलिसी वगैरह लाती है, देखती है कि हाँ हमारे यहाँ जो एजुकेशन पॉलिसी है वो बहुत अच्छे से एकदम बैलेंस वे में प्रोग्रेस करे। स्टेट लेवल पे भी आप देखोगे तो हर स्टेट का बोर्ड जो है वो अपने एजुकेशन को क्या करना चाहता है, फ्लरिश करना चाहता है, उसको प्रोग्रेसिव बनाना चाहता है। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो दोनों गवर्नमेंट के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे भी वो इंपॉर्टेंस होते हैं और आप लोकल लेवल पे देखोगे तो वहाँ पे भी इंपॉर्टेंस होते हैं। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको हमने एक अलग से लिस्ट में डाला है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। इस पर दोनों मिलके अपने लॉज बना सकते हैं। अब वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन। सक्सेशन मतलब कि हाँ ये प्रॉपर्टी है अब ये किसके पास जाएगी। ठीक है, ये सब जो मैटर होते हैं ये सारे के सारे कंट्री लेवल पे भी इम्पोर्टेंस है और इनका इम्पोर्टेंस है और स्टेट लेवल पे भी। तो ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये एक लिस्ट में जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं
कॉन्करेंट लिस्ट। बोथ द यूनियन एज वेल एज स्टेट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन इन दिस लिस्ट। इस पे दोनों अपने लॉज बना सकते हैं, यूनियन भी बना सकती है, स्टेट भी लॉ बना सकती है। अब एक लॉ यूनियन ने बना दिया, एक लॉ स्टेट ने बना दिया। अब किसका लॉ कहाँ पे अप्लाई होगा? अगर दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो वो आपस समझ से क्या कर देंगे, एक कंक्लूजन पे आ जाएंगे। लेकिन अगर बाई चांस कोई कंक्लूजन आ ही नहीं पा रहा है और उनके बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, तो किसके लॉस को हम लोग मानेंगे? उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ देयर लॉज कन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। उस केस में अगर दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स हैं, कोई भी कंक्लूजन नहीं आ पा रहा है, उस केस में यूनियन गवर्नमेंट जितने भी लॉज बनाएगी वो एग्जिस्ट करेंगे, उनको हम लोग मानेंगे। उस केस में स्टेट के जो गवर्नमेंट के जो लॉज हैं वो हम लोग नहीं मानेंगे। ओनली इफ़ देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट, अगर कन्फ्लिक्ट होता है तब का केस है। तो हमने 3 लिस्ट देखी, यूनियन लिस्ट जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट जो अपने स्टेट्स में इंपॉर्टेंट और लोकल लेवल पे जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कॉन्करेंट लिस्ट जो दोनों के लिए कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं वो हमने इसमें डाल दिया। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आए थे, ठीक है, तो उनको हम कहाँ डालेंगे? ये सब तो हो गया स्टेट लिस्ट में, स्टेट के लेवल का डाल दिया, यूनियन लिस्ट में कंट्री के लेवल का डाल दिया, कॉन्करेंट लिस्ट में जो दोनों के कॉमन इंटरेस्ट के थे वो हमने कॉन्करेंट में डाल दिया। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आए हैं, तो उनके लिए क्या है, एक अलग से हमने सब्जेक्ट्स बना दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। बचे हुए जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हमने एक अलग कैटेगरी में स्पेसिफाई कर दिया। There are some subjects that came up after the constitution was made. According to our constitution, the union government has the power to legislate on these रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। अब रेसिड्यूरी सब्जेक्ट जो है इस पे लॉ बनाने का पूरा राइट किसका होगा? यूनियन गवर्नमेंट का होगा। यूनियन गवर्नमेंट इन पे जितने भी ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं इन पे अपने लॉज बनाएगी। जैसे आपका हो गया आईटी सेक्टर, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आया, कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी हैं, उसके बाद सोशल मीडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जितने भी नए नए सेक्टर्स डेवलप हुए हैं उनको हमने रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में डाला है, और उन पे लॉ बनाने का जो पूरा राइट है वो किसका होगा? यूनियन गवर्नमेंट का होगा। तो ये भी हमारा एक की फीचर मैच हो गया कि सबके पावर्स क्या है? स्पेसिफाइड है, सबके एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन स्पेसिफाई है। तो इस बेस पे भी हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, हमारी जो कंट्री है वो क्या है? एक फेडरल कंट्री है। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा था होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जो है वो इंडिया फॉलो करती है, जहाँ पे एक सेंट्रल पावर है जिसके पास सारी पावर है, और उसने पावर को क्या किया है? डेलीगेट कर दिया। अपने नीचे जो सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है, ठीक है। दस ऑल स्टेट्स इन इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स। इसका एक फीचर हमने ये भी पढ़ा था कि होल्डिंग अ फेडरेशन में सबके पावर्स सेम नहीं होते हैं, सबके पावर्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। कुछ स्टेट्स को आप क्या कर दोगे? स्पेशल पावर्स दे दोगे, कुछ को नहीं दोगे, कुछ को दे दोगे। तो यहाँ पे भी जब हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो स्टेट्स हैं उनमें सबके पास आइडेंटिकल पावर्स नहीं हैं, ठीक है। सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल पावर्स, कुछ स्टेट्स हैं जिनके पास स्पेशल पावर्स हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, कुछ स्पेशल प्रोविजंस थे कि यहाँ की जो प्रॉपर्टी है, अगर आप यहाँ के रेसिडेंट्स नहीं हो तो आप यहाँ की प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हो। ये सब पहले की चीज़ें थी। तो आप अगर एग्जाम्पल स्पेसिफाई करोगे तो उसमें लिख दोगे अर्लियर, क्योंकि अब ये स्पेशल पावर वाला दर्जा ख़त्म हो गया है, तो आप इसको स्पेसिफाई कर दोगे। फिर नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको भी स्पेशल पावर्स, स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं। तो ये एक प्रूफ करता है कि हाँ, इंडियन कंटेक्स्ट में भी कुछ स्टेट्स हैं जिनको हमने क्या दिया है? स्पेशल प्रिविलेजेस दिए हैं। तो ये भी फेडरलिज्म के की फीचर से क्या होता है? मैच करता है, ठीक। अब यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर, क्योंकि पावर जो है वो इक्वली डिवाइड नहीं है। तो हमारे इंडिया में भी कुछ ऐसे यूनियन है, कुछ ऐसे इंडियन यूनियन के कुछ यूनिट्स हैं जिनके पास बहुत कम पावर है, ठीक है। दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट बट विच कुड नॉट बी मर्ज्ड विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ये इतने बड़े नहीं है कि हम इनको क्या कर दें? एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दे दें, लेकिन हम इनको किसी और स्टेट के साथ मर्ज अप भी नहीं कर सकते, क्योंकि सबके ट्रेडिशन, सबके अपने कस्टम्स क्या हैं? अलग अलग हैं। तो अगर इनको अगर हम इंक्लूड कर देंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इनको क्या है? हमने एक अलग से
एक कैटेगरी में रख दिया जिसको हम लोग बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, एरियाज़ जैसे चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, कैपिटल सिटी जो दिल्ली है, इनको हमने क्या दे दिया है कि हाँ ये इनके पास कम पावर होंगे क्योंकि ये इतने बड़े भी नहीं हैं कि हम इनको स्टेट्स का दर्जा दे दें, और इनको हम किसी के साथ मर्ज भी नहीं कर सकते। तो इनको हमने एक अलग से कैटेगरी में रखा है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। दिस टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ अ स्टेट। अब स्टेट को जो पावर दिए गए हैं उस हिसाब से इनको पावर नहीं दिए गए हैं। ठीक है, स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर होंगे एज़ कम्पेयर टू स्टेट्स, इनके पास पावर ज़्यादा नहीं है, इनके पास पावर्स बहुत कम है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज एरियाज़, और इन एरियाज़ को चलाने का जो पूरी जिम्मेदारी है वो किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल करेगा इन सारे एरियाज़ में। तो ये हमने देखा कि हाँ ये यूनियन टेरिटरीज़ है जिनके पास ज़्यादा पावर्स नहीं है, स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर है। तो ये हमारे फेडरलिज्म का प्रिंसिपल जो है यहाँ पे फॉलो हो रहा है। The power of sharing between the union government and the state government is basic to the structure of constitution। एक हमने की फीचर ये पढ़ा था कि यूनिलेटरली कोई भी चेंज आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में नहीं कर सकते हो। अगर आपको चेंज करना है तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को क्या करना पड़ेगा? अग्री होना पड़ेगा। तो इंडियन कंटेक्स्ट में भी पार्लियामेंट के पास राइट नहीं है कि वो किसी भी सब्जेक्ट पे कोई भी चेंज कर ले। ठीक है, उसको चेंज करने के लिए उसको क्या चाहिए होगी? मेजॉरिटी चाहिए होगी। जो स्टेट्स हैं उनमें से आधे से ज़्यादा स्टेट्स उसके लिए क्या करेंगे? अपनी मेजॉरिटी देंगे, तभी वो क्या होगा? चेंज होगा। तो यहाँ पे भी एक और की फीचर मैच कर दिया कि यूनिलेटरली आप भी कुछ इंडिया कंटेक्स्ट में कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। द पार्लियामेंट कैन नॉट मेक चेंजेस ऑन इट्स ओन। पार्लियामेंट को राइट नहीं है कि वो अपने मर्जी से क्या कर ले? कोई भी चेंज कर ले। Any change to it has to be first passed by both houses of the parliament with at least 2/3 majority। राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, ये दो हाउस हैं, इन दोनों हाउस में क्या होगा? वो पास होगा, फिर 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी। जब 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी तभी वो क्या होगा? लॉ बनेगा। ठीक है, देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। अब जितने टोटल स्टेट्स हैं उसके कम से कम हाफ में भी वो क्या होगा? दोबारा से पास ऑन होगा। जब हर जगह से उसको एग्रीमेंट मिल जाएगा तभी वो क्या होगा? एक लॉ बनेगा और उसमें कुछ कुछ चेंजेस आप ला पाओगे। ये भी हम लोग देखेंगे कि हाँ इंडियन कंटेक्स्ट में भी जो कुछ भी चेंज करना है तो वो किसी एक के हाथ में नहीं है, आपको सबको कंसिडरेशन में लेके चलना पड़ेगा। ये भी एक की फीचर है जो कि आपका फेडरलिज्म से क्या होता है? मैच कर जाता है। इस बेस पे हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया क्या है? एक फेडरल कंट्री है। अब लास्ट है, हमने देखा था कि कोई भी डिस्प्यूट होगा तो उसके लिए कोर्ट होगी। ठीक है, वो उसके मैटर्स को सेटल आउट करेगी और जो फाइनल डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। इंडियन कंटेक्स्ट में भी हमारा जो जुडिशरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब डिस्प्यूट्स की बात आती है तब। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डिस्प्यूट्स हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए कौन है? जुडिशरी है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स, अगर पावर डिवीजन में लेके कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट्स मेक्स अ डिसीजन। तो जो फाइनल डिसीजन होगा वो किसके पास होगा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास होगा। जो कि हमने फेडरलिज्म में भी पढ़ा था कि हाँ अगर कोई डिस्प्यूट होती है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में तो उनको सेटल करने के लिए क्या होगा? कोर्ट होगा। तो यहाँ पे भी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसको क्या करेंगे? सॉर्ट आउट करेंगे। द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज। लास्ट हमने पढ़ा था फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो यहाँ पे भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजर्व कर दी हैं कि ये एरियाज़ हैं, यहाँ पे तुम लोग टैक्स अप्लाई करोगे और उन टैक्स से जितनी भी इनकम होगी वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी? रेवेन्यू का काम करेगी। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्साइज और कस्टम ड्यूटीज़ दे दिया है कि आप इस पर क्या करोगे? टैक्स रेस करोगे और जो भी इनकम आपकी होगी आप उसको अपने फंक्शनिंग में क्या करोगे? यूज़ करोगे। और जब स्टेट की बात आती है तो लिकर हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, आप उस पर टैक्स लगाओ, उससे जो आपको पैसा मिलेगा वो आपके लिए फंक्शनिंग के लिए यूज़ हो जाएगा। तो कोई किसी पे डिपेंडेंट ना हो, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो कि की फीचर था फेडरलिज्म का वो फॉलो हो। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये अच्छे से स्पेसिफाई कर दिया है कि आपके सोर्स ऑफ रेवेन्यू ये हैं, आपके सोर्स ऑफ रेवेन्यू ये हैं, ताकि कोई किसी पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना रहे और सबके पास अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो। तो ये भी की फीचर है
जो कि मैच करता है फेडरलिज्म से, और हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ हमारी कंट्री क्या है, फेडरल कंट्री है। तो यहाँ पे हमने देखा बहुत सारे फीचर्स जो थे फेडरलिज्म के, वो इंडियन कंटेक्स्ट में भी पूरी तरह से क्या होते हैं, उतर जाते हैं। मतलब हम लोग भी उनको पूरी तरह से फॉलो करते हैं, और उस बेस पे हम लोग अब बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि हाँ हमारी कंट्री क्या है, फेडरल कंट्री है। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, तो ये सारे एग्जांपल्स आप बताएंगे कि हाँ हमारे यहाँ भी 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। उसके बाद अगर डिस्प्यूट होगा तो हमारे यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए सबके अपने अपने क्या हैं, सब्जेक्ट्स रिजर्व कर दें कि आपको आपके यहाँ से सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू मिलेंगे। उसके बाद सबके एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन भी इक्वल है। उसके बाद क्योंकि हमारे यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन फॉलो होता है, तो यहाँ पे जो स्टेट्स हैं, हर स्टेट के पास एक जैसे पावर नहीं होंगे, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। तो ये सारे एग्जाम्पल से आप प्रूव कर दोगे कि हाँ हमारा जो कंट्री है वो क्या है, एक फेडरल कंट्री है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया में कैसे हम लोग फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं। ये तो हमने बता दिया कि हाँ हमारी कंट्री फेडरल कंट्री है। अब कौन कौन से तरीक़ों से हमारे यहाँ फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।